बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर हैं, अपने ऊपर हो रहे हमलों का विरोध कर रहे हैं। दुनिया को हिंदू ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में उन्हें कैसे निशाना बनाया जा रहा है। जब भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को मौका मिलता है, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू खतरे में आ जाते हैं। 5 अगस्त के बाद भी यही हुआ, लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया आज हिंदू मंदिर गए, हिंदुओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन क्या इससे हिंदुओं पर हमले रुक जाएंगे? क्या हिंदुओं को विश्वास देने वाले मोहम्मद यूनुस जमात इस्लामी पर कोई एक्शन लेंगे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू जो पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में जब भी कुछ होता है तो हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। बांग्लादेश में ये अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का सरकारी आवास है, जिसके बाहर मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदू हाथों में अपने फोटो लेकर पहुंचे। ये प्रदर्शन बांग्लादेश की उस पुरानी बीमारी के खिलाफ है, जिसमें अराजकता फैलते ही मुस्लिम कट्टरपंथ सबसे पहले हिंदुओं को सताते हैं। रविवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इतने बड़े पैमाने पर शायद दुनिया ने पहली बार बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रदर्शन करते हुए देखा। शेख हसीना की सरकार को बेदखल होते ही जिस तरह से बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसने वहां रहने वाले हिंदुओं के सब्र के बांध को तोड़ दिया। वो पूछने लगे कि क्या बांग्लादेश उनका नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर के जो प्रदर्शन है वो नहीं रुक रहे हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर यूनुस का सरकारी आवास है। बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सरकार के सबसे प्रमुख एडवाइजर और उनके घर के बाहर इस समय प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी हैं, यहाँ पर सेना और सैनिक बल तैनात है। जो कोशिश करे प्रदर्शनकारी आगे ना जाएं। आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। रोज दरअसल आज भी डॉक्टर यूनुस ने संक्षेपों के दलों के साथ मुलाकात की है और न्याय और सुरक्षा की मांग करने के लिए तमाम पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा दें। अयोध्या राम मंदिर की रेप्लिका आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करने के लिए तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर की रेप्लिका है और ये जो संगठन के लोग हैं मांग कह रहे हैं सनातन अधिकार मंच के बैनर तले ढाका में प्रदर्शन हुआ। जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त मोहम्मद यूनुस अपने सरकारी आवास के अंदर अंतरिम सरकार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे थे। इस प्रदर्शन से पहले मोहम्मद यूनुस राजधानी ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनुस ने हिंदुओं से मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिया। बांग्लादेश আমরা করতে চাচ্ছি যেটা আমরা এক পরিবার, এটি হলো মূল জিনিস। এখানে পরিবারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা, বিভেদ করা এটার কোনো প্রশ্ন আসে না। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশ, এটি আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এটা নিয়ে আর কোনো বাদ বিবাদ ইত্যাদি জানি না। 5 अगस्त के दिन हिंदुओं पर हुए हमले ने सारी दुनिया का ध्यान बांग्लादेश की तरफ खींचा। सवाल उठे और बढ़ते दबाव के बाद अंतरिम सरकार की ओर से हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा देना पड़ा। अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार बांग्लादेश के 64 में से 45 जिलों में 5 अगस्त को हिंदुओं पर हमले हुए। यानी बांग्लादेश के 70% जिलों में हिंदुओं को हिंसा और तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा। धार्मिक स्थल, घर और व्यापार सब कुछ निशाने पर था। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद संभाल लिया है। मोहम्मद यूनुस भले ही हिंदुओं से मिलने ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे हों, लेकिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हिंदू समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और अल्पसंख्यकों को बचाने की मांग की। अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन नाम के हिंदू छात्रों का एक 5 सदस्यीय दल अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर यूनुस से भी मिला। डॉक्टर यूनुस को चर्चा के लिए 8 सूत्री मांगे सौंपी गयी। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। 8 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए
हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। चौतरफा दबाव के बाद ही सही बांग्लादेश सरकार की नींद टूटी है और अब वो हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्यों मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदुओं को अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए यूं फोटो लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख के घर के दरवाजे पर आना पड़ा? आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा भारत में बिछाया हुआ है। सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं की रविवार देर रात लंबी बैठक हुई। यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई थी। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आरएसएस की ओर से सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सर कार्यवाह अरुण कुमार मौजूद रहे। करीब 5 घंटे चली बैठक के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई और ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का मुद्दा इस बैठक में प्रमुखता से उठा। बांग्लादेश की स्थिति पर संघ परिवार की चिंताओं को सरकार से साझा किया गया, सरकार को अवगत कराया गया। सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसकी भी आरएसएस ने सरकार से जानकारी इस बैठक में ली। हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर बांग्लादेश सरकार कटघरे में है। उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। ऐसी ही आलोचना विदेशी मीडिया की भी हो रही है, जिनसे हिंदुओं पर हमले के कारण उनका शेख हसीना का समर्थक होना बताया। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हों या फिर उनकी आबादी का घटना, इसके पीछे कट्टरपंथी। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्रिटेन से कनाडा तक प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मुद्दा सुर्खियों में आया और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी गलती मान ली और हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात कही। बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं। सबसे ज्यादा 24 लाख ढाका में रहते हैं। इसके बाद रंगपुर में 20 लाख, चटगांव और खुलना में 20-20 लाख, शाहराजी में 10 लाख, मेमन सिंह में 4 लाख, सिलहट में 13 लाख और बारिसल में 7 लाख हिंदू आबादी है। 5 अगस्त को इन सभी शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए। जमात इस्लामी और उसकी छात्र शाखा छात्र शिविर ने इस विरोध प्रदर्शन को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश के हिंदुओं में खौफ इतना ज्यादा था कि सब कुछ छोड़कर बांग्लादेशी हिंदू बड़े पैमाने पर भारत की सीमा पर इकट्ठा हो गए। शेख हसीना की पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो बांग्लादेश में हिंदुओं के भविष्य पर कुछ नहीं कहा जा सकता। साल 1951 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तब वहाँ 76% मुसलमान थे और 22% हिंदू। 1951 से लेकर 1974 तक हिंदू आबादी 10% कम हुई और मुस्लिम आबादी 10% बढ़ गई। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति संग्राम छिड़ा और इस दौरान हिंदुओं से क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी गयी और बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी बनकर भारत आए। साल 2022 में हुए सेंसस के मुताबिक बांग्लादेश में 91% मुसलमान हैं और 7.9% हिंदू हैं। दूसरे अल्पसंख्यक जैसे बौद्ध ईसाइयों की जनसंख्या पिछले 75 सालों में उतनी ही रही। इस तरह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक ही घटे। इसके लिए जानकार वहाँ की सरकारों की नीतियाँ और कट्टरपंथियों को जिम्मेदार मानते हैं। जमात इस्लामी जैसे बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन लगातार हिंदुओं पर हमले करते रहे हैं। इसीलिए शेख हसीना ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1 अगस्त को शेख हसीना सरकार ने जमात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और 5 अगस्त को शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ रहने वाले हिंदुओं के साथ साथ कट्टरपंथियों को सजा दिलाने वाले भी निशाने पर आ गए। ये तुहीन अफरोज हैं जिनके घर 5 अगस्त को कट्टरपंथी घुस आए। इन्हें बुरी तरह पेंसिल से घायल कर दिया, उनके बाल भी काट दिए। इनके साथ ऐसा सलूक इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कट्टरपंथियों को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि आप हिजाब क्यों नहीं पहनते, आपको हिजाब पहनना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल मुझे हिजाब चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए। इससे उन्होंने बताया, बहुत गंदी गालियाँ दी कि आप ऐसे आपकी उम्र तो बहुत हो चुकी है, जो ऐसे आप
पेश आते हो कि जैसे लगते कोई वेश्या है। आप एग्री करते हो हमारे साथ? मैंने बोला हाँ, मैं ये एग्री करती हूँ। आप उनकी बातों से सहमत क्यों हो रही थी? अगर वो आपके खिलाफ अपशब्द कह रहे थे, आप क्यों सहमत थी उनकी बातों से? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बेटी तब जिंदा है कि नहीं, मेरे घर की क्या हालत है। मेरी ये बिल्डिंग में 2 हिंदू परिवार रहते हैं, अब उनको क्या हुआ? मैं यहाँ पे आमिर को दिखाई नहीं दे रहे। अभी मैं उसके साथ अगर कुछ भी करूँ, कुछ भी बोलूँ, वो अगर मार सकते थे। तो मैंने सोचा कि उनके साथ जो भी बोले कि मैं उनको एजिटेट नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बाल काट दिया। इसी कैंची को, ये कैंची यहाँ रहते हैं, मेरे मेडिसिन जो है यहाँ पे मुझे काटना पड़ता है, तो कभी मैं ये कैंची यहाँ पे रहता है, तो इस कैंची से मेरे बालों को काटा। तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया, अभी तो मुझे पहनना ही पहनना है हिजाब। फिर उसके बाद ये पेंसिल लिया, यहाँ पे पेंसिल रखती हूँ कि मैं बेटी को पढ़ाती हूँ, तो वो अंडरलाइन करने के लिए ज़रूरत है। इससे हम मेरे पैर में दबा के बहुत दर्द दिया। बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल भी कट्टरपंथी सोच का ही है, इसीलिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू समुदाय अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर है। आज तक ब्यूरो। क्या बांग्लादेश अगला पाकिस्तान है? इस सवाल का कारण बांग्लादेश में रिकॉर्ड महंगाई है। बांग्लादेश के बाजार में करेंसी की लिक्विडिटी प्रभावित हुई, यानी बाजार में टका जरूरत से कम है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश में खाद्य मुद्रास्फीति 13 वर्षों के उच्चतम स्तर को पार कर गई है और जुलाई में 14% के पार चले गई। ढाका की सबसे बड़ी होलसेल मंडी में मैं आया हूं और यहां व्यापारी ये बता रहे हैं कि फिलहाल उन पर भी दबाव है और इसलिए कोशिश की जा रही है कि कीमतें ज्यादा न बढ़ने पाए। सप्लाई चेन धराशायी होने के चलते बहुत माइनर फर्क पड़ा है, लेकिन जो डेटा स्टैटिक बताता है वो बताता है कि जो कीमतें हैं और जो फूड इन्फ्लेशन की दर है वो लगभग 13 साल का रिकॉर्ड पार कर चुके हैं। ऐसे में व्यापारियों को लग रहा है कि जिस तरह सरकार से बातचीत हो रही है, संभवतः अगले महीने से कीमतों में ज्यादा उछाल आए और उसकी सबसे बड़ी वजह है खाद्यान्नों का आयात, जिसके लिए बांग्लादेश डॉलर में आयात के लिए पैसा देता है और डॉलर के मुकाबले उसकी अपनी जो मुद्रा है, टका है, उसकी कीमतों में गिरावट आई है। सप्लाई चेन जैसे भी लंबा प्रोसेस हुआ, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो सप्लाई चेन में कितना फर्क हुआ है? सप्लाई चेन में कि देखा जाए 2-3 दिन ऐसा था कि माल बहुत संकट था। दाल भी, विशेष करके दाल मार्केट में नहीं था। चाल भी रेट अचानक से बढ़ गया, ये सब हो रहा था। मगर अब ठीक ठाक है। बढ़ने की वजह है सिंडिकेट है और चाँदाबाजी है, इसकी वजह से रेट बढ़ता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्ट हो रही हैं और डॉलर के मुकाबले टका डिक्लाइन होने से रेट बढ़ रही है? जैसे कि दाल है, मसला है और चीनी है, ये सब कुछ बाहर से आता है। तो ये सब कहाँ से इम्पोर्ट होता है? मैक्सिमम इंडिया से आता है, थोड़ा काला ही है। जैसे आप लोग इम्पोर्ट करते हैं तो डॉलर के मुकाबले टका में कितना गिरावट आया है? अभी तक माने 2-3 महीने में कोई फर्क नहीं हो रहा। 2-3 रुपए का फर्क है। महामारी का कोई फर्क। हम एक